स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पहले पता होने चाहिए। अगर आप फ्लूइड की बात करते हो, किसी भी टाइप के फ्लूइड की, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो तीन तरह की आप डिफाइन करते हो। प्लीज पे अटेंशन, लिखने का टाइम मिल जाएगा। एनर्जी ऑफ फ्लूइड आप तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हो किसी भी फ्लूइड की एनर्जी। सबसे पहली है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जो कि जनरल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है। सो काइनेटिक एनर्जी जो फ्लूइड की होगी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the fluid by virtue of its motion। फ्लूइड जब मूव करेगा, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। सो जैसे एक पाइप में से या एक क्रॉस सेक्शन से फ्लूइड मूव कर रहा है, तो जो मोशन की वजह से एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, कितना होता है? हाफ mv स्क्वायर, पढ़ा हुआ है ना। दूसरी जो एक काइनेटिक एनर्जी होती है, कई बार हम डिफाइन कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। पर यूनिट मास कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, ये हो जाएगा हाफ v स्क्वायर। कई बार हम डिफाइन करेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम कितना हुआ? डेंसिटी। सो हाफ रो v स्क्वायर। सो आपके पास तीन एक्सप्रेशंस आए काइनेटिक एनर्जी के। एक है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितना है? हाफ रो वी स्क्वायर। एक है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये है हाफ वी स्क्वायर। और तीसरा हमारा वो स्टैंडर्ड काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक। जो दूसरी हम एनर्जी डिफाइन करते हैं इसमें, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बेसिक आपको मालूम है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होता है एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ। सो एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट, वो क्या हो जाएगी? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? mgh होगा कि नहीं? यही होगा पोटेंशियल एनर्जी का, यही फॉर्मूला होता है mgh। दूसरा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ये होगा mgh डिवाइडेड बाय मास, ये हो जाएगा gh। तीसरा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाएगा mgh अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो ये हो जाएगा रो gh। तो इसके भी तीन फॉर्मूलाज है। एक आपका वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। दूसरा gh, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला। एक रो gh, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला। तीसरी टाइप की जो एनर्जी होती है जिसके बारे में आपने नहीं सुना, उसका नाम है प्रेशर एनर्जी।
प्रेशर एनर्जी क्या होता है पहले समझिए। सपोज करो एक कंटेनर है, एक कंटेनर में यू हैव फ्लूइड, इन अ कंटेनर इट्स फुली फिल्ड विद अ फ्लूइड। नाउ फ्लूइड जो होगा इट विल अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। फ्लूइड अगर किसी कंटेनर में है तो वॉल्स ऑफ द कंटेनर को वो क्या करेगा, धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा। Whenever a fluid is filled in a container, it will apply pressure on the walls of the container, right? The container support that fluid. अगर वो कंटेनर सपोर्ट नहीं करता तो वो प्रेशर से फ्लूइड बाहर निकल जाता कि नहीं निकल जाता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो नॉर्मल कंटेनर की जगह मैंने एक पेपर का कंटेनर बना दिया। अगर मैं एक पेपर का कंटेनर बनाऊंगा तो क्या होगा, पानी डालूंगा तो वो होल्ड कर पाएगा, फट जाएगा ना चारों तरफ से, मतलब वो होल्ड नहीं कर रहा। तो फ्लूइड की जो वॉल्स है वो फ्लूइड को क्या कर रही है, होल्ड करके रख रही है। होल्ड करके रख रही है मतलब क्या कर रही है, वर्क कर रही है। उस वर्क की वजह से जो एनर्जी आएगी उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी। क्योंकि वो क्यों आई, बिकॉज द वर्क इज डन अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ फ्लूइड। आई समझ बात, थियोरेटिकली समझ में आई, मैथमेटिकली भी देखते हैं। पहले लैंग्वेज वाइज मैंने बोला व्हेन फ्लूइड is kept in a container, it applies pressure on the walls of the container. It applies pressure on the walls of the container. Work done to hold the liquid, hold the fluid in the container against this pressure is called प्रेशर एनर्जी। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, आपको पोटेंशियल एनर्जी का पता था, काइनेटिक एनर्जी का पता था, प्रेशर एनर्जी का नहीं पता आज तक। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने के लिए, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा काम करेंगे। क्या छोटा सा काम करेंगे, मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने एक ओपनिंग कंसिडर कर ली, इस कंटेनर में एक छोटी सी ओपनिंग कंसिडर कर ली। अब इस ओपनिंग में एक पिस्टन लगा दिया, इस ओपनिंग में एक छोटा सा पिस्टन लगा दिया और इसमें पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। अब अगर ये पिस्टन फ्री टू मूव होगा तो क्या होगा, फ्लूइड इस पिस्टन पे प्रेशर लगाएगा और ये बाहर निकल जाएगा ढक्कन और बाहर निकलेगा पानी या फ्लूइड, हाँ कि ना। मतलब मुझे होल्ड करने के लिए यहां से फोर्स लगानी पड़ेगी, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। सो अगर मैं सपोज एक्स अमाउंट ऑफ पोजीशन मूव करवाता हूं, सो वर्क डन इन मूविंग डिस्टेंस x, वो वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, हाँ कि ना। सो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वॉल्यूम। सो प्रेशर ए इंटू एक्स हो गया वॉल्यूम, तो वर्क डन हो गया पीवी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। सो मतलब जो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला आया, प्रेशर एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो आया प्रेशर इंटू वॉल्यूम। इसी में भी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, वो क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डेंसिटी। तीसरा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो हो जाएगा P के बराबर। तो इसके भी तीन फॉर्मूलाज आ गए जैसे अभी तक आए थे, एक एनर्जी, एक पर यूनिट मास, एक पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, सो क्या क्या एक्सप्रेशंस हैं एक बार दोबारा। पहला
अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कितना होगा, हाफ वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, हाफ रो वी स्क्वायर। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कितना हो गया, gh। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो गया, रो gh। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्रेशर अपॉन डेंसिटी। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रेशर। समझ में आ गया। अब पहुंचेंगे बर्नौलिस थ्योरम पे, पहले इतना लिखिए प्लीज। सर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? बेटे काइनेटिक एनर्जी कितना है, ओ ये रब हो गया, सॉरी मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, शर्ट से रब हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बेटे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर। ठीक बेटे, प्लीज लिख लीजिए प्लीज। नेक्स्ट देखते हैं, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए बर्नौलिस थ्योरम। स्टेटमेंट साथ साथ लिखनी होगी। बर्नौलिस थ्योरम क्या कहती है, बर्नौलिस थ्योरम स्टेटमेंट लिखिए। बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो बर्नौलिस थ्योरम क्या कहती है, लिखिए स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस थ्योरम, for a streamlined flow of an incompressible fluid, for a streamlined flow of an incompressible fluid, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, आइडियल फ्लूइड की। For a streamlined flow of an incompressible fluid, the sum of all the three energies namely kinetic energy, potential energy and pressure energy is constant for every cross section. किसी भी फ्लूइड में तीनों टाइप की जो एनर्जीज हैं, कौन कौन सी तीन एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, उनका सम कांस्टेंट रहता है फॉर एवरी क्रॉस सेक्शन। हर क्रॉस सेक्शन पे उनका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब प्रूफ की फॉर्म में देखो, अब कोई लिखेगा नहीं, समझेंगे पहले, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। बर्नौलिस थ्योरम और इसका प्रूफ 5 मार्क का आता है एग्जाम में। स्टेट एंड प्रूफ बर्नौलिस थ्योरम, इसकी 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, अभी 3 स्टेटमेंट्स और लिखूंगा। आपके स्कूल में जो स्टेटमेंट बोले आपको वो लिखना होगा, मैं चारों स्टेटमेंट्स लिखूंगा। ठीक, इसका पहले प्रूफ देखिए। मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया। एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया। जो फर्स्ट क्रॉस सेक्शन है इसकी हाइट है h1, जो सेकंड क्रॉस सेक्शन है इसकी हाइट मान ली h2। हाइट ऑफ फर्स्ट क्रॉस सेक्शन इज h1, हाइट ऑफ सेकंड क्रॉस सेक्शन इज h2। अब इसमें कंसिडर किया फ्लूइड एंटरिंग
इसमें कंसिडर किया फ्लूइड लीविंग, स्ट्रीमलाइन फ्लो, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माना A1, सेक्शन बी का माना A2, वेलोसिटी से एंटर हो रहा है V1, V2 वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, लीव। सिचुएशन समझ में आई? नीचे से पानी ऊपर चढ़ा रहा हूं मैं, ए एंड पे प्रेशर माना P1, बी एंड पे जो प्रेशर है वो है P2। अब मुझे आप बताओ P1 P2 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं? नीचे से प्रेशर ज्यादा लगेगा तभी लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, अपने आप तो नहीं चढ़ सकता। नीचे से प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब आ जाते हैं इसको, पहले जब भी डेरिवेशन आती है आपको बेसिक ब्रीफ देना पड़ता है, तो आप बोलोगे क्या कर रहे हो आप? कंसिडर अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन consider a non-uniform cross section and fluid is flowing through it. I should write ideal fluid is flowing through it. आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? इनकंप्रेसिबल और स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड। आइडियल फ्लूइड इसमें से पास कर रहा है। अब अगर आइडियल फ्लूइड पास कर रहा है, टेक टू क्रॉस सेक्शंस A and B, velocity of fluid, area of cross section, and pressure at A and B are indicated in diagram. ये आपके पास आपने सेक्शन कंसिडर किया, A1, V1 और P1 एरिया, वेलोसिटी और प्रेशर हो गया A क्रॉस सेक्शन पे, A2, V2 और P2 हो गया एरिया, वेलोसिटी और प्रेशर क्रॉस सेक्शन B पे। इधर तक कोई इश्यू नहीं किसी को भी? इधर तक कोई इश्यू नहीं किसी को? नाउ क्या करेंगे हम? जो एंटरिंग वाला सेक्शन है, एंटरिंग वाला सेक्शन, आपने एक चीज पढ़ी है क्या? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या था उसमें? A1 V1 इक्वल टू A2 V2। आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू लीविंग पर सेकेंड। माने आपने पढ़ा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यही पढ़ा था। ये पर सेकेंड था, तो अगर T सेकेंड्स में बात करेंगे, अगर हम T सेकेंड्स में बात करेंगे, सो A1 V1 T इज इक्वल टू A2 V2 T। इसको मैंने बोल दिया कैपिटल V। कैपिटल V क्या है? वॉल्यूम of liquid entering or leaving in T seconds। पर सेकेंड कितना था? A1 V1 और A2 V2। T सेकेंड्स के बाद वॉल्यूम कितना हुआ? A1 V1 T और A2 V2 T। अब A1 V1 A2 V2 के बराबर है, तो A1 V1 T किसके इक्वल होगा? A2 V2 T के। सो ये मेरे पास क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग इन T सेकेंड्स, वो है A1 V1 T। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लीविंग इन T सेकेंड्स, वो हो गया A2 V2 T। इधर कोई दिक्कत नहीं। अब जो A क्रॉस सेक्शन है उसमें वर्क डन कितना होगा?
वर्क डन एट सेक्शन ए, उसको W1 बोल दिया। वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। हाँ कि ना? क्या कह रहा मैंने फोर्स लगाया, क्या फॉर्मूला? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट लगाया, वो हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम। अब A1 V1 T नोटिस करो क्या है? कैपिटल V। सो आपके पास ये आ गया P1 इंटू V नंबर 2। ये मैंने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पकड़ा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैंने A1 V1 T को क्या लिख दिया? कैपिटल V। सिमिलरली वर्क डन एट सेक्शन B, जो सेक्शन बी है एंड वाला, उसमें वर्क क्या होगा? वहां पे फोर्स इंटू वहां की डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। A2 V2 T भी क्या है? V है कि नहीं है? ये भी फर्स्ट इक्वेशन से डाला। A2 V2 T, इसको भी क्या डाल सकते हैं? कैपिटल V। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाले सेक्शन पे वर्क ज्यादा होगा, तभी लिक्विड नीचे से ऊपर जाएगा। तो आप लिखोगे नेट वर्क डन कितना हुआ? W1 माइनस W2। नेटवर्क कितना हुआ? P1V माइनस P2V नंबर 4। ये ओवरऑल वर्क हुआ लोअर लेवल से फ्लूइड को कहां चढ़ाना है? अपर लेवल पे। तो लोअर लेवल से अपर लेवल तक चढ़ाने का ये हुआ नेटवर्क डन। जब आप वर्क करते हो तो वो वर्क एनर्जी में स्टोर होता है। लोअर लेवल से अपर में चला गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है? एरिया बढ़ता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एरिया कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हाँ कि ना? A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो अब आप क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे नेटवर्क डन ये हुआ। इसके बाद दिस वर्क will account for change in kinetic energy and potential energy। आ रहा हूं बेटा उस पे। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मतलब P1V माइनस P2V, मतलब नेटवर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माने P1V माइनस P2V हो गया MgH2 माइनस MgH1। चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी वो बाद में लिखा है, मेरे को बाद में लिखना चाहिए था। ये पहले काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं। हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सारी 1 वाली टर्म्स को एक तरफ लाओ, 2 वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ। जब 1 वाली टर्म्स को एक तरफ लाओगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? P1V प्लस MgH1 प्लस हाफ MV स्क्वायर V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2V प्लस MgH2 प्लस हाफ MV2 स्क्वायर। मतलब तीनों एनर्जीज का सम क्या है? फर्स्ट और सेकंड सेक्शन पे सेम है कि नहीं है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है? प्रेशर एनर्जी। MgH क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। हाफ MV स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तीनों एनर्जीज का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तीनों एनर्जीज का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब PV प्लस MgH प्लस हाफ MV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तीनों एनर्जीज का सम क्या है? कांस्टेंट। हो गया प्रूफ? समझ में आ गया? इसकी और 3 स्टेटमेंट्स हैं। अब डिपेंड करता है आपके स्कूल में कौन सा कराया है। तो जो स्कूल में कराएंगे स्टेटमेंट वही करनी है और उस एक्सप्रेशन तक जाना है। 4 एक्सप्रेशंस टोटल हैं।
एक तो ये एक्सप्रेशन है, अभी 3 एक्सप्रेशंस और बता रहा हूं, जो स्कूल में बताया हो वो एक एक्सप्रेशन आपको प्रूव करना है। अगर मैं दोनों साइड में इस इक्वेशन को, नंबर 5th इक्वेशन के दोनों साइड में वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग both sides of equation 5 with volume, वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इस P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यस और नो? दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड करूं, यही एक्सप्रेशन बनेगा। मतलब प्रेशर प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। न्यूमेरिकल्स में आप यही एक्सप्रेशन यूज करोगे, सबसे इजी हो जाते हैं इससे क्वेश्चंस करने। तीनों एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तीनों एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम, यही हुआ ना। तो इसको इंग्लिश में हो सकता है ओरिजिनल स्टेटमेंट आपके स्कूल में वो ना लिखवाएं जो मैंने लिखवाई थी, फिर बोल रहा हूं वही लिखनी होगी जो आपको स्कूल में लिखवाएंगे। तो आप इसमें इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, इसकी स्टेटमेंट बनेगी फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो of an incompressible fluid the sum of all three energies per unit volume is constant for every cross section। सारे क्रॉस सेक्शंस के लिए तीनों एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये समझ में आ गया। जो दूसरा एक्सप्रेशन है ये एक दो एक्सप्रेशंस हो गए। अगर इसी इक्वेशन 5 को मैं मास से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 5 बाय मास, तो मेरे पास क्या आएगा, मास से डिवाइड करूंगा तो P1V बाय मास, P1V बाय मास प्लस mgH1 बाय मास प्लस हाफ mv1 स्क्वायर बाय मास इस P2V बाय मास प्लस mgH2 बाय मास प्लस हाफ mv2 स्क्वायर बाय मास। mm कट जाएगा और जहां नहीं कट रहा वहां मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिख दो। P1 बाय रो प्लस GH1 प्लस हाफ V स्क्वायर V1 स्क्वायर इज P2 बाय रो प्लस GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर। मतलब P बाय रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में, इससे भी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पर सबसे आसान कौन से रहेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम वाले, उसमें गलती नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी, ये दोनों इजी हैं बेसिकली। ठीक, इसमें भी स्टेटमेंट आप क्या बोलोगे, अगर स्कूल में ये कराएं, ज्यादातर स्कूल्स में ये कराते हैं, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड the sum of all the three energies per unit mass is constant for every cross section। ठीक है। और जो लास्ट एक्सप्रेशन हम इसमें यूज करते हैं वो है, अगर हम करें डिवाइडिंग बोथ साइड्स
बाय बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 5 बाय mg। अभी हमने m से डिवाइड किया, अब मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? mg से। अगर मैं mg से डिवाइड करूं P1V बाय mg, मेरे पास आएगा P1V बाय mg प्लस mgh1 बाय mg प्लस हाफ mv1 स्क्वायर बाय mg इज P2V बाय mg प्लस mgh2 बाय mg प्लस हाफ mv2 स्क्वायर बाय mg। सॉल्व करके कितना आया? P1 बाय रो जी इज प्लस h1 प्लस हाफ v1 स्क्वायर बाय g इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस h2 प्लस हाफ v2 स्क्वायर बाय g। ठीक, फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना इसका? P बाय रो जी प्लस h प्लस हाफ v स्क्वायर बाय g इक्वल टू कांस्टेंट। आप कहोगे सर ये कौन सी टर्म है? P बाय रो जी, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं। बिल्कुल, ये नई टर्म है। P बाय रो जी को हम बोलते हैं प्रेशर हेड। H कहलाता है ग्रेविटेशनल हेड और हाफ v स्क्वायर होता है वेलोसिटी हेड। एक कहलाएगा क्या? प्रेशर हेड, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल हेड, तीसरा होता है वेलोसिटी हेड। अब इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड the sum of pressure head, gravitational head and velocity head is constant for every cross section। ठीक है, समझ में आया? सो ये आपके पास है कंप्लीट बर्नौलिस थ्योरम। अब इसमें डिपेंड करता है, आपको स्कूल में हो सकता है एक स्टेटमेंट कराएं, हो सकता है दो कराएं, एक्सप्रेशन सारे कराएं, तो जैसा स्कूल में कराएंगे वो करना है। मैंने सारे टाइप कवर कर दिए, जिस भी फॉर्मेट में कराएंगे वो यहां पे होगा, पर कौन सा कराएं वही करना है आपको जो आपके स्कूल में टीचर कराएगा। नंबर उसने देने, मैंने नहीं देने। मेरे एग्जाम में कोई भी करोगे चलेगा, बट स्कूल एग्जाम में आपको वही करना है जो आपका टीचर कहेगा। ठीक है, प्लीज इतना लिखिए पहले। सर मेरे स्कूल में 4 अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? आप अगर इस स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें, तीनों एनर्जीज का सम कांस्टेंट है, मतलब एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी पक्का पक्का कम हो जाएगी, एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं इसमें। इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन है वेंचुरीमीटर। लिखना नहीं, समझेंगे। वेंचुरीमीटर ये कैसा डिवाइस है? ये ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो। पानी का बहाव कितना तेज है, उस बहाव को मापने की जो मशीन है वो कौन सी है? वेंचुरीमीटर, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलिस थ्योरम। की मतलब सारी एनर्जीज का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। कैसे कैसे काम करती है, क्या है ये, प्लीज ध्यान दीजिए। इस तरह का एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। यहां से हमने दो पाइप को वर्टिकली उठा दिया,
सिचुएशन क्लियर? ऐसा भी हो सकता है। दूसरा एक और सेटअप होता है इसका, दोनों सेटअप से एक जैसे हैं। स्कूल में जो सेटअप कराएं वो करना है। ऊपर वाला कराएं तो ऊपर वाला, नीचे वाला कराएं तो नीचे वाला। मैथमेटिकली दोनों सेम है, वर्किंग भी दोनों की सेम है। जस्ट दो तरीके हैं करने के। इसमें पहले सेटअप को समझो। सपोज पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। यहां से फ्लूइड आया और इधर फ्लूइड चला गया। इधर एरिया A1, इधर एरिया A2। अब आपको दिख रहा होगा कि A1 A2 से बड़ा है, दिख रहा है? मतलब एरिया बढ़ गया, एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई, तो यानी V1 जो होगा वो V2 से छोटा होगा। V1 V2 से छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी फर्स्ट सेक्शन पे कम होगी, सेकंड सेक्शन पे स्पीड ज्यादा होगी। जब स्पीड ज्यादा होगी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट सेक्शन में कम होगी, काइनेटिक एनर्जी सेकंड सेक्शन पे ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो कोई ना कोई एनर्जी तो कम होगी। सम क्या रहता है? कांस्टेंट। सो यानी प्रेशर एनर्जी फर्स्ट सेक्शन पे ज्यादा होगी, सेकंड सेक्शन पे प्रेशर कम हो जाएगा। मानते हो? फर्स्ट सेक्शन पे प्रेशर क्या है? ज्यादा, सेकंड पे प्रेशर कम। मतलब यहां से जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो इधर वो ज्यादा हाइट तक उठेगा, इधर वो कम हाइट तक उठेगा। और यहां पे दोनों के बीच में जो गैप है इसको मान लिया H। इधर प्रेशर बोला P1, इधर प्रेशर बोला P2। तो आपको क्या नजर आया कि P1 माइनस P2 किसके बराबर होगा? H रो G के। मानते हो बेटे? ऑनलाइन सब मानते हो? यस सर। सबको समझ में आ गया? दोबारा समझो, मैंने क्या बोला कि यहां से लिक्विड आ रहा है किसी वेलोसिटी से, वेलोसिटी कम हो गई, इधर चला गया, वेलोसिटी कम हो गई, इधर चला गया। सॉरी, वेलोसिटी बढ़ गई, एरिया कम हो गया। वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक टाइप की एनर्जी विच इज द प्रेशर एनर्जी, वो क्या हो जाएगी? कम। पोटेंशियल तो कांस्टेंट है ना दोनों में, दोनों सेम हाइट पे है, हॉरिजॉन्टल पाइप है। पोटेंशियल एनर्जी दोनों में सेम है, हाइट दोनों की वर्टिकल सेंटर से सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी? रिड्यूस। प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर रिड्यूस होगा तो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? H रो G। मानते हो? किसी को दिक्कत यहां तक? श्योर? हाँ बेटा। नहीं नहीं, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है? अब P1 माइनस P2 किसके बराबर आया? H रो G के। अब इसमें अप्लाई करिए बर्नौलिस थ्योरम। अभी नीचे वाले डायग्राम पे भी आ रहा हूं। अप्लाइंग बर्नौलिस थ्योरम। मैंने कौन सा स्टेप बोला? बर्नौलिस थ्योरम में कौन सा यूज करो? पर यूनिट वॉल्यूम वाला, उससे इजी होता है क्वेश्चन। क्या है फॉर्मूला? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। रो GH कट गया, H दोनों का सेम था ना? कितना आया? पागल 1 माइनस पागल 2 इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यस और नो? P1 माइनस P2 को आप लिख सकते हैं H रो G इज हाफ रो, यहां से V1 स्क्वायर कॉमन ले लो, V2 स्क्वायर बाय V1 स्क्वायर माइनस 1 रख लो संभाल के। यहां तक कोई दिक्कत? ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था ये कैसे आया था? A1 V1 A2 V2 के बराबर था, तो आप लिख सकते थे V2 बाई V1 किसके बराबर? A1 बाई A2 के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ऊपर हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहां मैंने सेकंड इक्वेशन से डाला था। रो रोते हुए साइड हो गया कि मैं कट गया। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई
2hg या 2gh इज v1 स्क्वायर v2 बाई v1 की वैल्यू a1 बाई a2 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई v1 स्क्वायर आया 2gh a2 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। इजंट इट? स्क्वायर रूट कीजिए, दोनों साइड डराइए, v1 कितना आया a2 स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया v1 का। सो रेट ऑफ फ्लो हमें निकालना क्या था? रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। सो उसको मैं a1 v1 भी लिख सकता हूं, उसको मैं a2 v2 भी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? उसको a1 v1 भी लिख सकते हैं, उसको a2 v2 भी लिख सकते हैं। आप v1 निकाल चुके हैं तो इसको क्या लिखेंगे? a1 v1। सो मेरे पास रेट ऑफ फ्लो यानी वॉल्यूम पर सेकेंड का फॉर्मूला आया a1 a2 रूट 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये आ गया इसका एक्सप्रेशन। समझ में आया? सेम चीज इस वाले नीचे वाले सेटअप से कैसे होगी? उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से फ्लूइड एंटर हुआ, A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां वो चला गया, A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां वेलोसिटी V1, यहां वेलोसिटी V2। सेम चीज A1 ग्रेटर देन A2 तो V1 लेस देन V2। तो यहां प्रेशर P1, यहां प्रेशर P2। जहां प्रेशर ज्यादा वहां लिक्विड नीचे डेप्थ तक चला जाएगा और जहां प्रेशर कम वहां लिक्विड ऊपर तक रहेगा। तो दोनों एंड पे प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा? h रो जी। सो आप ऊपर वाला सेटअप भी बना सकते हो, नीचे वाला भी बना सकते हो, दोनों ही वेंचुरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। स्कूल में जो टीचर बनाए वो बनाना है आपको। समझ में आया? कौन सा बनाया? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टीचर कहे तुम्हारा कि यहां पे जी आपने मर्करी डाल दिया। जब मर्करी डालोगे पानी ऊपर से पास हो रहा है, प्रेशर लगेगा तो यहां पे मर्करी नीचे हो जाएगा, यहां मर्करी ऊपर हो जाएगा। पूरा मैथमेटिकल सेम रहेगा। एच रो जी में डेंसिटी किसकी यूज होगी? मर्करी की। तो यहां पे रो कट गया था ना, इधर नहीं कटेगा। लेफ्ट साइड पे रो कौन सा होगा? मर्करी का। राइट साइड पे कौन सा होगा? लिक्विड का। ठीक है, पर जनरली वो नहीं होता, पानी वाला होता है। कई टीचर्स कराते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं कुछ टीचर्स। तो प्लीज अपने स्कूल की कॉपी को मेंटेन रखिए। जिस फॉर्मेट में आपका टीचर लिखवाएगा आपको रिजल्ट्स उसी फॉर्मेट में लिखने हैं, नंबर उन्होंने देने हैं। समझ में आया? इसको लिखिए प्लीज पहले। नेक्स्ट एप्लीकेशन वो है पाइटॉट ट्यूब, PITOT, पाइटॉट ट्यूब। ये भी वेंचुरीमीटर जैसे ही है। फर्क क्या है? वेंचुरीमीटर में आप सिंपल रेट ऑफ फ्लो निकालते हो किसी भी फ्लूइड का, और रेट ऑफ फ्लो पूरे क्रॉस सेक्शन में सेम रहता है। इसमें भी आप रेट ऑफ फ्लो निकालते हो या वेलोसिटी निकालते हो एट ए डेप्थ। इसमें ओवरऑल नहीं देखते, पानी फ्लो कर रहा है, किसी डेप्थ में कितनी रेट से फ्लो कर रहा है वो निकालते हैं। सो इट्स अ डिवाइस used to measure rate of flow of fluid at depth। कैसा होता है? प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले बनाया था स्टार्ट वैसे ही है। ये तो बिल्कुल शेम है ना, एकदम शेम है। अब क्या किया? एक मिनट, इसमें हमें डेप्थ का चाहिए ना, तो इसमें रिवर्स नहीं, रेट ऑफ फ्लो है, डेप्थ का चाहिए। रुक जाओ, यहां पे एक पाइप लगाया, इधर भी लगाया, पर थोड़ा स्टाइल में नीचे तक ले गए उसको एक तरफ से, ताकि पानी पड़े और रुक जाए।
इधर पानी पड़े और रुक जाए, मतलब यहां से लिक्विड आए, इससे टक्कर मारे और रुक जाए। अब पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरफ सेम है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, पॉटी दोनों में सेम है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी दोनों में सेम है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो गई तो प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो यहां लिक्विड ज्यादा हाइट तक जाएगा और यहां लिक्विड कम हाइट पे रहेगा। दोनों पे जो डिफरेंस होगा, मान लिया वो H है, तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा? H रो जी। सो यहां पे P1 प्रेशर बोल दिया, इधर प्रेशर बोल दिया P2। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H रो जी। पहला पॉइंट क्लियर? सॉरी, P2 माइनस P1, सेकेंड पे से प्रेशर ज्यादा है, सो P2 माइनस P1, बता रहा हूं दोबारा, P2 इज ग्रेटर देन P1 बिकॉज, बेटा देखो, P2 इज ग्रेटर देन P1 बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग ड्यू टू ऑब्स्टिकल। रोका हुआ है ना, therefore pressure energy increases। बात क्लियर बेटा? सो इसमें भी अप्लाई करें बर्नूली थ्योरम, अप्लाइंग बर्नौलिस थ्योरम। सो आप क्या बोलेंगे? P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, v वेलोसिटी से लिक्विड मूव कर रहा था, प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P2 प्लस 0 प्लस रो जी एच। काइनेटिक 0 है ना वहां जाके, सो आपके पास कितना आया? हाफ P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। P2 माइनस P1 कितना हो गया? H रो जी। सो H रो जी इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, तो रो रो रोते हुए हट गया, v कितना आया? √2gh। ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो गया। रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? a इंटू वी, सो a इंटू √2gh। ये रेट ऑफ फ्लो का रेशियो होगा। काइनेटिक एनर्जी यहां रोकी ना बेटा? हाँ रोका, अवरोधक लगा दिया, पानी टक्कर खाएगा, रुक जाएगा। नीचे वाले जाने देना, हम तो यहां पे प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना? लेट हिम गो, लेट हिम एंजॉय, ठीक है? प्लीज लिख लीजिए यहां तक, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एयर फॉयल। ध्यान दीजिएगा, पहले एक्सप्लेन करूंगा, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। एयर फॉयल मैथमेटिकल नहीं है, थियोरेटिकल है, प्लीज पे अटेंशन। हवाई जहाज उड़ते हुए देखा है? एरोप्लेन, एरोप्लेन टाटा बाय बाय करे ना बचपन में। एरोप्लेन उड़ता कैसे? रॉकेट का उड़ना तो समझ में आता है कि पीछे आग लगी हुई है तो ऊपर उड़ता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। एरोप्लेन में तो नीचे आग ही नहीं लगी होती, उसके तो पीछे आग लगी होती है, तो उसको आगे जाना चाहिए। वो उड़ कैसे जाता है? एक मिनट, हाँ बोल बेटा। उससे क्या होगा? फ्लैप यूं करता है, अच्छा ओके, चलो कुछ तो पता है आपको। दैट इज बेस्ड ऑन बर्नौलिस प्रिंसिपल। कैसे? ध्यान दो, होता कैसा है, जब एयरक्राफ्ट को उड़ना है तो उसके जो विंग्स हैं, ये तो अलग सा हो गया कुछ, उसके जो विंग्स हैं वो इस तरह से शेप्ड होते हैं। थोड़े अजीब हो गए पर हैं, ऐसे ही हैं। नाउ एयर जो वो कट करेगा, इस तरह से एयर आ रही है, हवा, तो ये ऊपर एयर ऐसे जाएगी, और नीचे से एयर ऐसे जाएगी। इस तरह की शेप बनती है। ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस बोल दिया। फर्स्ट सरफेस पे लेंथ छोटी है, सेकंड सरफेस पे लेंथ बड़ा है, तो स्ट्रीमलाइन रहने के लिए सेकंड सरफेस पे वेलोसिटी ऑफ एयर ज्यादा हो जाती है फर्स्ट के कंपैरिजन में।
सेकंड सरफेस से वेलोसिटी ऑफ एयर ज्यादा हो जाती है फर्स्ट के कंपैरिजन में। इसके लिए इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड सरफेस पे होगी वो ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी लोअर सरफेस से। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो यानी ऊपर वाले सरफेस पे प्रेशर क्या होगा, कम, नीचे वाले पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो नीचे से ज्यादा प्रेशर लगता है, ऊपर से कम प्रेशर लगता है। तो उसको क्या मिलता है, प्रेशर का डिफरेंस मिल जाता है। और ये प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या प्रोवाइड करेगा, उसको वेट को बैलेंस करने का काम करेगा। अब इसको एयरक्राफ्ट को नीचे उड़ना है तो वो क्या करेंगे, फ्लैप्स को टेढ़ा कर लेंगे। फ्लैप्स को टेढ़ा करेंगे तो क्या होगा, कंडीशन को रिवर्स कर देंगे। कंडीशन रिवर्स होगी तो क्या होगा, सेम चीज हो जाएगी रिवर्स में। समझ में आ गया। न्यूमेरिकली देखो इसको कैसे अप्रोच करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बर्नौलिस थ्योरम भी लगेगी, बड़ा कुछ लगेगा। सामने देखो, आपको बोला अ फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज अ मास ऑफ 3.3 इंटू 10⁵ kg। ये एक एयरक्राफ्ट है, मैं नहीं बना रहा सुंदर सा, ये एक एयरक्राफ्ट है, डब्बा एयरक्राफ्ट। जब इंडिया बनाएगी तब बनाऊंगा। ये एयरक्राफ्ट है अमेरिकन कंपनी, तो इसका वेट नीचे लगेगा, लगेगा कि नहीं। जो ऊपर वाले पे प्रेशर है, ऊपर वाले पे मतलब वो वाले नहीं, P1 और नीचे वाला P2 मान लिया। नीचे से प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर से प्रेशर कम होगा। सो जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो हो जाएगा P2 माइनस P1। वो प्रेशर डिफरेंस का फोर्स क्या लगेगी, ऊपर की तरफ। फोर्स कितनी हो जाएगी, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। मानते हो, प्रेशर इनटू एरिया क्या होता है, फोर्स होता है कि नहीं होता। फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया क्या होगा, फोर्स। तो फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट ऑफ मास जितना, इट्स टोटल विंग एरिया, इसका मास दिया है 3.3 गुना 10⁵ kg। विंग एरिया दिया है 500 मीटर स्क्वायर। इज इन द लेवल फ्लाइट विद अ स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। लेवल फ्लाइट, फ्लैट चल रहा है, वेलोसिटी दी है 960 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 960 मतलब कितना मीटर्स पर सेकंड हो गया, किससे डिवाइड करते हैं, 5/18 से। 18 से कितना जा रहा है, किससे, 7 से जा रहा है। 18 इंटू 7, 18 इंटू 5 कितना होता है, 18 पंजे 90। 7 से जा रहा है, नहीं, 960 इंटू 5/18 काट लो ना, ज्यादा बात है तो। 3 से कटा 6, 3 से कटा 32, 2 से कटा 3, 2 से कटा 160, कितना आया 16 पंजे 80, 800/3 मीटर्स पर सेकेंड। इस स्पीड से इसकी हवाई यात्रा चल रही है। घना तेज है पर कोई बात नहीं, उड़ रहा है, अमेरिकन है। एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट प्रेशर डिफरेंस निकालना है। सो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया किसको बैलेंस करेगा, वेट को। सो प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया, वेट अपॉन एरिया। वेट कितना होता है, mg डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ, P2 माइनस P1, दैट इज द प्रेशर डिफरेंस। वो मेरे पास कितना आया, मास 3.3 इंटू 10⁵, गधे की वैल्यू 9.8 और एरिया की वैल्यू, एरिया कितना था 500 SI यूनिट्स में था, नो प्रॉब्लम, कैलकुलेशन हो जाएगा, इससे प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया, इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, श्योर, कॉन्फिडेंट, ओके। सेकंड पार्ट पे आते हैं जी बेटा, दोबारा बोला। तो जो ऊपर डेल्टा P इंटू A के क्यों आया, फोर्स क्या होती है बेटा, प्रेशर इंटू एरिया। सर तो ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, ऊपर भी तो एरोडायनेमिक फोर्स होगी ना बेटा, पिछले पेज पे ध्यान दे, ऊपर भी प्रेशर लग रहा है, नीचे भी लग रहा है। अब आपने लेवल फ्लाइट रखनी है, लेवल फ्लाइट रखनी है तो इसका मतलब ऊपर से प्रेशर कम होगा, नीचे से प्रेशर ज्यादा होगा, हाँ कि ना। ऊपर से प्रेशर कम होगा, नीचे से ज्यादा होगा, वही तो वेट को बैलेंस करेगा। सो P2 जो है वो P1 से बड़ा है। सो प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया वो क्या देगा आपको, फोर्स। फोर्स कितना होता है, वेट। वेट को उसने बैलेंस करना है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर। एयर की स्पीड में कितना चेंज है, फ्रैक्शनल चेंज। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने लिया
नीचे P2 प्रेशर, ऊपर P1 प्रेशर, तो P2 बड़ा था P1 से। जब P2 बड़ा था P1 से, जब P2 बड़ा था P1 से, मैंने एक मिनट रुक जाओ, नीचे से P2 प्रेशर, ऊपर से P1 प्रेशर, P2 बड़ा था P1 से, मैंने इधर उल्टा लिख दिया, इधर 2 और 1 को रिवर्स कर दिया मैंने। एक मिनट इसको चेंज कर देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। इधर वेलोसिटी v1 या वेलोसिटी v2, तो यहां मैंने बोला v1 जो है वो ज्यादा होगा v2 से, सो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट सेक्शन पे ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी सेकंड सेक्शन की, सो प्रेशर फर्स्ट सेक्शन का कम हो जाएगा सेकंड प्रेशर से। मैंने 1 2 को उल्टा लिख दिया था, लॉजिकली तो समझ में आ गया था ना। सो नीचे से प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर से प्रेशर कम होगा। अब जो प्रेशर डिफरेंस है वो बैलेंस कर रहा है। फ्रैक्शनल चेंज मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया, मतलब आपको निकालना है सेकंड पार्ट में फ्रैक्शनल इंक्रीज। फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। फ्रैक्शनल का यही मतलब होता है, परसेंटेज होगा तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से। तो फ्रैक्शनल का मतलब क्या हुआ, कौन बड़ा है, P2 बड़ा था P1 से, P2 बड़ा था P1 से, तो V2 छोटा होगा V1 से, सो V1 माइनस V2 अपॉन V एवरेज। ये आपको कैलकुलेट करना है। ये सिचुएशन समझ में आई, दोबारा पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ एयर। फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100 करते तो क्या आता, परसेंटेज। अभी आपको ये निकालना है। अप्लाई करें बर्नौलिस थ्योरम, अप्लाइंग बर्नौलिस थ्योरम। बर्नौली भैया की जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि तीनों एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम उनका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। थोड़ा सा फर्क होगा, नेग्लिजिबल, विंग की जितनी वो होगी विड्थ, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो दोनों पे पोटेंशियल एनर्जी लगभग सेम। सो P2 माइनस P1 आपके पास आया हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। सो ये हो गया ट्वाइस ऑफ डेल्टा P अपॉन डेंसिटी इज V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। मानते हो? V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, V1 माइनस V2 इंटू V1 प्लस V2। अब V एवरेज कितना हुआ, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। तो V1 प्लस V2 को मैं ट्वाइस ऑफ V एवरेज लिख सकता हूं, तो ये हो गया V1 माइनस V2 इंटू ट्वाइस ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ट्वाइस डेल्टा P बाई डेंसिटी। 2 से 2 कट गया। हमें जो निकालना है अब उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, V1 माइनस V2 बाई V एवरेज, ये हो गया डेल्टा P बाय रो V एवरेज का स्क्वायर। क्योंकि V1 माइनस V2 क्या है, डेल्टा P V एवरेज रो। आपको V1 माइनस V2 बाय V एवरेज निकालना है, तो डेल्टा P अपॉन रो इंटू V एवरेज का स्क्वायर। डेल्टा P आप फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हो, डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.2 और V एवरेज आपका गिवन है 800/3, इसका स्क्वायर। कैलकुलेशन हो जाएगी। समझ में आया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत आता है और सीधा आता है 5 नंबर में। एक आध स्टेटमेंट प्रूव करने को आएगा या पहले बोलेगा कि एयरफॉयल एक्सप्लेन करो। एयरफॉयल एक्सप्लेन में क्या एक्सप्लेन आपको करना होगा कि विंग जो है वो जब उड़ता है कोई एयरक्राफ्ट, जब विंग उसमें आगे जाता है तो क्या होता है, नीचे वेलोसिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो जाती है, ऊपर वेलोसिटी ऑफ एयर इंक्रीज हो जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ एयर ऊपर ज्यादा होगी तो ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस, नीचे प्रेशर क्या है, ज्यादा, तो लिफ्ट ऑफ मिलेगा। आप कभी गाड़ी बहुत तेज चलाओ, हाईवे पे बहुत तेज चलाओ, ऐसे लगता है ना उड़ जाएगी कार, हल्का सा भी पत्थर आता है गाड़ी ऊपर उड़ जाती है। क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस जो ऊपर और नीचे डेवलप हो रहा है कार के।
कार के ऊपर और नीचे जो प्रेशर डिफरेंस डेवलप हो रहा है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एरोडायनेमिक डिजाइन बनाते हैं जिससे कि प्रेशर डिफरेंस ना क्रिएट हो। प्रेशर डिफरेंस नहीं, जो वो वाली कार्स होती हैं, F1 कार्स होती हैं, वो बिल्कुल जमीन के पास होती हैं। सेम रीजन, बिल्कुल समझ में आ गई बात। सो प्लीज यहां एक मिनट पहले आगे समझ लो या पहले लिखना है? पहले लिख लो प्लीज, फिर आगे चलेंगे। आगे ध्यान दीजिए, बाकी एप्लीकेशंस थियोरेटिकल हैं थोड़ी, जैसे अट्रैक्टेड डिस्क पैराडॉक्स। ये क्या चीज है, ध्यान दीजिए, इस तरह का सेटअप है। इसमें ये एक डिस्क है, यहां से मैं हवा को नीचे फेंकता हूं, फूंक मारता हूं, तो चारों तरफ इधर एयर जाएगी, ऊपर से करके मारेंगे तो एयर ऐसे फ्लो करेगी, मतलब यहां पे एयर की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब एयर की स्पीड बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो ऊपर प्रेशर कम होगा, नीचे से अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो जब हम फूंक मारेंगे तो ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। धक्का दिया प्रेशर से, फोर्स लगाई, करा, बट उसने क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? इसी प्रिंसिपल पे और भी है, जैसे ब्लोइंग ऑफ रूफ, बहुत तेज आंधी चल रही है, बेचारे जो गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनकी छतें उड़ जाती हैं घर की। क्यों उड़ जाती है? क्योंकि जब बहुत तेज विंड चलेगी तो यहां वेलोसिटी बढ़ जाएगी बाहर, अंदर हमने दरवाजे खिड़की बंद कर लिए हैं तो यहां वेलोसिटी है कम, अंदर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करके रखा है, बाहर वेलोसिटी ज्यादा है तो बाहर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अंदर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करके रखा है, दरवाजे बंद करे हुए हैं, तो क्या होगा, लिफ्ट को, ये इसको छत को ऊपर की तरफ लिफ्ट ऑफ मिलेगा। तो अगर छत बचानी है तो घर के खिड़की दरवाजे खोल दो, छत बच जाएगी पर घर नहीं बचेगा, आंधी तूफान सारा ले उड़ेगा, ठीक, पर छत बच जाएगी। और एग्जाम्पल कहते हैं ना मेट्रो में, कृपया पीली रेखा से पीछे खड़े हों। क्यों? बाय चांस मेट्रो का ड्राइवर पागल हो गया, ब्रेक मारनी भूल गया, वो सारी इवेंचुअलिटी सोच के चलते हैं, कोई तेज चला ले, हाईजैक कर ले, मेट्रो तेज चल रही है या कोई भी ट्रेन तेज चल रही है और आप बिल्कुल उसके पास खड़े हो, ट्रैक के बिल्कुल पास, कि मेरी तो टक्कर होगी नहीं, मैंने तो तोंद अंदर करके रखी है, पेट नहीं टकराएगा मेरा। तो जब ट्रेन पास से निकलेगी तो आपके और ट्रेन के बीच में गैप बहुत कम है, ट्रेन के आसपास जो एयर है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, एयर की स्पीड ज्यादा होने से ट्रेन के आसपास लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, और आप खड़े हो, आपके और ट्रेन के बीच में लो प्रेशर एरिया है, आपके पीछे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ट्रेन निकलेगी आपको ऐसा लगेगा किसी ने आपको धक्का दे दिया, आपको ऐसा लगेगा किसी, कभी ट्रेन तेजी से निकले तो जो आपके पास में अगर सपोज पेपर लेके खड़े हो जाओ तो जैसी ट्रेन निकलेगी वो पेपर फ्लटर करेगा, दैट इज ड्यू टू कि एयर का प्रेशर जो है वो आगे कम है पीछे ज्यादा है, तो वो पेपर क्या करता है, फ्लटर करता है। और एग्जाम्पल, दो कभी भी बोट्स बहुत पास पास नहीं चलती, दो शिप्स पास पास नहीं चलती, क्यों नहीं चलती? अगर वो पास पास चलेंगी तो बीच में जो पानी है वो तेज हो जाएगा बहुत, उसका मोशन तेज हो जाएगा, मोशन तेज हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो प्रेशर घट गया, साइडों से प्रेशर ज्यादा है तो बोट इवेंचुअली टक्कर खा जाएंगी, भले ही वो कोशिश कर लें बट फिर भी टक्कर खा जाएंगी, इसलिए गैप बड़ा रखते हैं दो बोट्स के बीच में, ठीक है। और एग्जांपल्स देखिए, बंसन बर्नर पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में देखा हुआ है, फूंक मारते हो जलाने के लिए, so Bunsen burner, the gas comes out of the nozzle with high velocity. According to Bernoulli's principle, the pressure in the stem of the burner decreases. क्योंकि स्पीड ज्यादा हो गई तो प्रेशर क्या हो गया, कम, so air from atmosphere rushes into burner, the mixture of air and gas moves up the burner, it burns at the top, ऊपर की तरफ बर्न करता है। एक है ऑटोमाइजर और स्पेयरर, ये देखा आपने, ये कहां होता है, नाई की दुकान पे पहले यूज होता था, यू पीछे से टॉ 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 करते हैं और वो पानी फूंक मारता है, पानी फेंकता है। क्यों होता है? जब आपने पीछे की रबर को दबाया, अब नहीं यूज होता, अब तो वो दूसरा यूज होता है सेटअप, पहले ये यूज होता था, तो पीछे से रबर को जब दबाते थे तो एयर तेजी से जाती थी, जब एयर इसमें तेजी से जाएगी तो ऊपर काइनेटिक एनर्जी एयर की बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर प्रेशर ज्यादा है तो पानी जो है वो नीचे से ऊपर उठता है,
और फिर एयर के साथ बाहर स्प्रे आउट हो जाता है। अगेन दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलिस थ्योरम। और एग्जांपल आ जाते हैं मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट कौन सा है? वो जो बॉल की स्विंगिंग वाला केस था, इसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। बॉल स्विंग कर रही है, ये बॉल है, ये बॉल है। अगर मैं बॉल को इस तरह से रोटेशन दे रहा हूं, हवा इस तरफ है तो एयर ऊपर और नीचे जा रही है। बॉल अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो ऊपर वेलोसिटी ऑफ एयर कम हो जाएगी। बॉल का जो रोटेशन है और एयर का जो रोटेशन है वो क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ एयर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नीचे दोनों सेम डायरेक्शन में तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एक तरफ वेलोसिटी कम हो गई, दूसरी तरफ वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब एक तरफ प्रेशर बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ प्रेशर कम हो जाएगा। जहां वेलोसिटी बढ़ेगी वहां पे क्या कम हो गया? प्रेशर। जहां वेलोसिटी कम हुई वहां क्या बढ़ गया? प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो जब बॉल ऐसे रोटेट करके जाएगी तो वो स्विंग करेगी, इन स्विंग या फिर आउट स्विंग। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मैग्नस इफेक्ट। देखिए, लॉर्ड रेले ऑब्जर्व्ड, ओ लॉर्ड, दैट when a sphere or cylinder moves in still air while spinning about an axis perpendicular to the direction of its motion, its curved path is more curved than what it is moving without spinning. सीधा फेंक दूंगा तो कम कर्व होगा, रोटेशन दे के फेंकूंगा तो कर्व्ड पाथ ज्यादा होगा. That is due to Magnus effect. Consider a ball spinning in still air around an axis perpendicular to the plane of the paper. The thin layer of the air is dragged around the ball as shown. ये तो आपको समझ में आ गया ना, इसको छोड़ो, ये पर समझ में आ गया लॉजिक. सो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बॉल के दोनों तरफ. बॉल के दोनों तरफ प्रेशर, अगर इस तरफ प्रेशर ज्यादा है, इस तरफ प्रेशर कम है, तो बॉल ऐसे स्विंग करेगी. और अगर इस तरफ प्रेशर कम हो गया और इस तरफ प्रेशर ज्यादा हो गया तो बॉल इस तरफ स्विंग करेगी. सो जहां हवा चलती है ज्यादा वहां ये इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट होगा. हवा जहां चलती है वहां ये इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट होगा. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट हेडिंग डालिए अपने रजिस्टर में. इसकी एप्लीकेशन है एक और, उसका नाम है टॉरिसेलीज थ्योरम. एक आपने टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, याद है? मर्करी वाला 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, वो अलग था, ये अलग है. ये थ्योरम है. होता क्या है, पहले स्टेटमेंट लिखिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा. लास्ट टॉपिक है ये. टॉरिसेलीज थ्योरम. स्टेटमेंट लिख लो पहले. द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. स्टेटमेंट लिख लो, एक्सप्लेन कर रहा हूं. The velocity of efflux of a liquid through an orifice is equal to that which a body would attain in falling freely from the free surface of liquid, in falling freely from the free surface of liquid to the orifice. मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, कृपया ध्यान दें, सपोज ये आपके पास एक कंटेनर है, इस पे आपने एक छोटा सा होल बना दिया. ये जो छोटा सा होल है इसको बोलते हैं ओरिफेस, स्मॉल ओपनिंग, छोटा छेद, इसको क्या बोलेंगे? ओरिफेस. अब अगर इसमें मैं लिक्विड को फिल कर दूं तो
तो लिक्विड यहां से बाहर निकलेगा और यहां नीचे गिरेगा, ऐसा ही होगा। तो वेलोसिटी जिस स्पीड से वो बाहर निकलता है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स फ्रॉम द स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग क्या है? ओरिफेस। क्या बोला स्टेटमेंट में? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड थ्रू एन ओरिफेस इज इक्वल टू दैट व्हिच अ बॉडी वुड अटेन इन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द फ्री सरफेस। सपोज ये हाइट है h, तो अगर फ्रीली फॉल करता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? √2gh, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ डी स्क्वायर से। तो उसने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू टॉरिसेली थ्योरम जो वेलोसिटी होगी वो √2gh की इक्वल होगी। जिस स्पीड से लिक्विड बाहर निकलेगा वो किसके बराबर होगा? √2gh के बराबर होगा। ये क्यों होगा? आ जाते हैं इसके प्रूफ पे। ध्यान दीजिए, मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी। इस हाइट को h डैश, ओरिफेस की हाइट को h डैश, और ओरिफेस से ऊपर हाइट h। सो अप्लाई कीजिए बर्नौलिस थ्योरम। अप्लाइंग Bernoullis theorem at points A and B। A और B पॉइंट पे बर्नौली थ्योरम लगाते हैं। A और B पॉइंट पे जब हम बर्नौलिस थ्योरम लगाएंगे, सो प्रेशर एट A प्लस हाफ रो वेलोसिटी एट A का स्क्वायर प्लस रो G हाइट ऑफ A इज इक्वल टू प्रेशर एट B प्लस हाफ रो वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर प्लस रो जी हाइट ऑफ बी। यस और नो? मानते हो? वैल्यूज डालो। प्रेशर एट ए क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक। बी पे भी प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक। सो एटमॉस्फेरिक प्लस हाफ रो वेलोसिटी ऑफ ए, वो भी क्या है? 0। यहां पे लिक्विड मूव नहीं कर रहा, प्लस रो जी हाइट कितनी है यहां पे? h डैश प्लस h इज इक्वल टू बी पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक, हाफ रो वी स्क्वायर, वी निकालना है हमें, और रो जी h डैश, रो जी h डैश, वो रो जी h उसको वो कर रहा है, वो रो जी h कर रहा है। ठीक है, यहां बाहर से प्रेशर कितना लग रहा है? एटमॉस्फेरिक। यहां से कितना प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक। ठीक, सो पी नॉट से पी नॉट कट गया, आपके पास आया रो जी एच डैश प्लस रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच डैश। रो जी एच डैश, रो जी एच डैश कट गया, आपके पास आया हाफ रो वी स्क्वायर इज रो जी, ओए उल्टा काट दिया मैंने, एच डैश की जगह एच काट दिया, रो जी एच डैश, रो जी एच डैश कट गया, तो रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, तो v कितना आया? √2gh। सेम आ गया। v कितना हुआ? √2gh। मतलब अभी प्रूफ नहीं हुआ, इसके बाद लिखोगे आप, इफ बॉडी फॉल्स फ्रीली थ्रू हाइट h सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, तो v कितना आता है? √2gh, विच वेरीफाइज टॉरिसेलीज थ्योरम। समझ में आई बेटा? अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा रहता है। हाँ बेटा, बी पे आउटसाइड प्रेशर ले रहे हैं बेटा। लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है वो रो जी एच है ना, वो रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी कैटर कर रहा है उसको। ठीक है, अभी रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ। अब कितना आगे गिरा वो भी तो देखना है। मान लिया x डिस्टेंस आगे गिर गया, बच्चे ने सोचो किया कितने दूर गिरा, वो भी तो निकालना पड़ेगा ना। x डिस्टेंस दूर गिरा, v आप निकाल चुके हो, प्रोजेक्टाइल मोशन है ये।
जस्ट इमेजिन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बस बेटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना हो गया v, विच इज √2gh। ये h था और ये h डैश था। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस वो कितना हुआ √2gh। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है 0, नीचे नहीं गिरा। एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल 0, एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल x, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल h डैश हाइट है। डाउनवर्ड पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव। लगाओ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। sx इज x, ux इज u टाइम t, t आ गया x अपॉन u। इसमें सब्स्टिट्यूट करो, sy इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। sy कितना h डैश, uy कितना 0, हाफ g टी स्क्वायर, t की वैल्यू x बाई u। मानते हो बेटा? u की वैल्यू कितनी थी √2gh, सो हाफ g x स्क्वायर अपॉन 2gh। g से g कट गया, x स्क्वायर आ गया 4h h डैश। बेटे √2gh था ना, होल स्क्वायर होकर रूट खत्म हो गया, तो x कितना हो गया 2√h h डैश। समझ में आया? सबको क्लियर? इमेजिन मत करो यार, सबको समझ में आ गया? सो ये था आपका बर्नौलिस थ्योरम। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे? जैसे मैंने अभी आपको वेंचुरीमीटर में अप्लाई करके दिखाया, जैसे मैंने बोइंग एक्सपेरिमेंट वाला करा, वो बोइंग वाला आप लगा लो, सबसे टफ क्वेश्चन है इसका, तो सारे उससे सिंपल ही है। समझ में आ गया? करना हमेशा कौन सा अप्लाई करना है? पर यूनिट वॉल्यूम वाला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।